अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। आप देख रहे हैं राजा अंबर अब्बास साहब के साथ इनका माहिराना तजिया लेंगे। एक बड़ा इशू डेवलप हुआ है, एक नए क्राइसिस की तरफ जा रही है। शायद कुछ लोग जाना चाह रहे हैं जिस तरह से पहले भी ये क्राइसिस जनरेट किया था। वो क्राइसिस ये है कि अब ये जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये चैलेंज हो सकता है? और कुछ हल्के ये बात करें कि इस पर रिव्यू की तरफ शायद कुछ लोग जाएँ कि ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है कि 6 महीने और उसके बाद क्या होगा। और फिर इस पर भी हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा तो कितना बड़ा बहरान वहाँ जन्म ले सकता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं आप? कुछ लोग ये अभी इससे कहना शुरू हो गए कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये शायद रिव्यू में भी जा सकते हैं कुछ लोग इसमें, चूंकि इस फैसले की में कुछ क्लैरिटी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आबिद एक बात को शायद ये है कि वो जो क्राइसिस की तरफ में इस मुल्क को ले जाने वाली ख्वाहिशात थी या कोशिशें थी या कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, उनके लिए एक ये ऐसा धचका है कि वो शायद ये समझ बैठे थे कि वाकई ही हम इस अंदाज़ में कुछ अदारों को आपस में उनके टकराव का सोच के या इस सोच से कि जी इस मुल्क का जो सिपाही सालार है उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश करके हम कामयाब हो जाएंगे, कि जो कि हमारे दुश्मन की एक सोच है कि जो कि इस वक्त अगर इस मुल्क में खाइफ है तो वो या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से है या आपके और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, क्योंकि जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो इस वक्त दुनिया की नज़रों में खटक रहा है और दुनिया को परेशानी का सबब डाला हुआ है कि इन्होंने किस अंदाज़ में अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, किस अंदाज से ये मोदी की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं, किस अंदाज से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू उजागर किया। और ये वो क़ुव्वतें हैं कि जो कि कश्मीर के इशू को बेसिकली साइड पे करके इस मुल्क को अपने ऐसे इश्यूज़ में डालना चाहते हैं कि ये अपनी उलझन में इंटरनली लगे रहें, और जो इस वक्त खित्ते में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का जो अहम रोल है, आपके इल्म में है कि तालिबान के साथ दोबारा डायलॉग शुरू हो रहा है, दोबारा वो डिसाइड होने की तरफ जा रहा है। तो ये इसको ऐसी चीज़ें जो कि हैं आपकी ना सिर्फ डोमेस्टिकली या कौमी लेवल पे, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस इनिशियल बहरान से तो हम निकल आए। हाँ, अलबत्ता जैसे अभी आपने कहा कि जी इसके कानूनी पहलू भी कुछ होंगे, इसका अदारे पे भी असरात होंगे, इससे ये भी होगा कि जनाब क्या ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थी, ये भी हुकूमत को और इनको अभी ढूंढना पड़ेगा कि जी क्या वजूहात थी कि जब 2 दिन रह जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के और उस वक़्त एक ऐसे अननोन बंदे की तरफ से एक पिटीशन आ जाती है कि जो कि ख़ुद ज़ाती तौर पे उसका कोई किसी फ़ौजी इदारे से, देखिए या तो कोई जर्नल हो या कोई और हो जो एग्रीव्ड पर्सन हो कि जिसकी प्रमोशन का मसला हो, एक आउटसाइडर जिसका कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म का और किसी सियासी पार्टी से भी ना हो, वो आके अचानक किसी की फरमाइश पे अगर ये सब कुछ करता है, फिर उसी दिन ना कोई, हम देखते हैं कि ऐसी पिटीशंस जब आती हैं तो नॉर्मली उन पे रजिस्ट्रार के 50 ऑब्जेक्शन लगे होते हैं, मेंटेनेबिलिटी का इशू आ जाता है, वो चीज़ें सब, फिर उसके बाद वो पटिशनर खुद आके अदालत में कहता है कि जनाब मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं नहीं चलाना चाहता हूँ, वो नहीं सुनी जाती, इसको 184(3) में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर कुछ ऐसे सीरियस नवीयत के, आपको याद होगा वो 5 सवालात पहले दिन उठा दिए गए थे कि जिसमें कि जी वो कौन से सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि जिसमें बाजवा साहब नागुज़ीर हो चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम दुनिया में देखते हैं तो किसी भी मुल्क के जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं उनको ना अदालतें देख सकती हैं, ना उनमें उसके बारे में पब्लिक में डिबेट हो सकती है, ना वो चीज़ें ला के अदालतों के सामने या ओपन की जाती हैं कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस होते हैं। और ये वो इंफॉर्मेशन होती है कि जो आपके मुल्क की एजेंसीज़, आपके मुल्क के फ़ौजी अदारे, इनके पास होती है। और फॉर ये इवन अपने डिपार्टमेंट्स में भी आप देखें अगर कोई फाइलें मूव होती हैं तो बड़ी सीक्रेटली होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भी देखनी चाहिए थी कि ये बातें जो सी हैं। और अटॉर्नी जनरल को मेरा ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता है कि उन्होंने क्यों नहीं कहा
कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा करें। ये क्या ज़रूरत थी कि दुनिया जहान के मीडिया को बिठा के आप अपने मुल्क के अदारों के बारे में, आप अपने मुल्क के उस सिपहसालार के बारे में, कि जो इस वक्त आपको नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करता है, सऊदी अरब से भी बात कर रहा है, जो आपने हालिया देखा ईरान से बात कर रहा था, चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली दफ़ा किसी फौजी जनरल को बुलाया और उससे डायलॉग किया है, तो वो किसी अहमियत का हामिल है। और यही वो इश्यूज़ हैं कि वो इंटरनेशनली इस वक्त जो खित्ते के तमाम आपकी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए लोगों को बता रहा है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में या इस खित्ते में कोई फ़ैसला होना है, अगर इस खित्ते ने अमन की तरफ जाना है, तो उसमें पाकिस्तान के रोल के बगैर ये नहीं हो सकता कि अमेरिका उधर से बैठा हुआ फ़ैसला कर दे या कोई और ममालिक इस खित्ते का फ़ैसला करे। इस खित्ते में पाकिस्तान के बगैर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। और ये वो चीज़ है कि जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो अमेरिका के साथ मिलके यही सोचता है कि अमेरिका की बैकिंग के साथ मैं एक सुपर पावर रीजन की बन जाऊंगा और पाकिस्तान एक छोटी सी कुव्वत। और पाकिस्तान ने, जब ये आपने देखा वो 7 फरवरी को जो इंडिया के जहाज आए, जिस अंदाज में, जिस दलेरी के साथ, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्हें गिराया और फिर उसको दुनिया में बताया कि आप आके देखिए कि ये जो कश्मीर में अपनी बात करते हैं सर्जिकल अटैक की, ये दूसरा करते हैं, क्या है। तो ये वो खटक रही हैं चीज़ें। और फिर जब बात होती है कि जनाब क्या आपके मुल्क में ऐसी ताकतें मौजूद हैं, जो इमरान खान ने कल ट्वीट किया है माफियाज का, वाकई ही इस मुल्क में बड़े मजबूत माफियाज बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुखालिफ ताकतों से भी है। और उनको सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो इक़्तिदार के प्यासे और भूखे हैं, और वो समझते हैं कि हमारा इक़्तिदार ही वो चीज़ है कि जो हमारी नस्लों को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो ये पाकिस्तान उस फेज़ से गुज़र है और हम यकीनन इस फेज़ से बड़े अच्छे अंदाज में और सुरखरू होके गुज़र जाएंगे। ये मुश्किलात, ये साजिशें आपको नज़र आती रहेंगी, जिसमें कभी कभार कुछ इदारे भी थोड़ी सी नासमझी की बात, या अगर वो उसको उस अंदाज में फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि इन्हें समझाना हर चीज़ का। अब मुझे फ़ौज के बारे में नहीं पता, मुझे सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता, मुझे कानून के बारे में पता है। और इसी तरीके से अगर एक फ़ौज का बंदा है तो उसे कानून का नहीं पता कि कानून क्या है। कानून की ये जो इतनी बातें हो रही हैं, ये कानून साजी फ़ौज का कसूर तो नहीं था, पार्लियामेंट का, उस मुकन्ना का, जिसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी, वो सोए रहते हैं, वो ये कानून साजी नहीं करते। वो अपने बारे में तो कानून साजी एक रात में कर लेते हैं कि जी जो इस दफ़ा एक ऐसा शख्स भी पार्टी की सदारत कर सकता है जो सादिक और अमीन नहीं हो। आपको याद हो कि इसी को फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। वो ये कानून साजी तो कर लेते हैं, ये दोनों पार्टीज मिलके, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जनाब 2 दफ़ा नहीं, जहाँ पर टेनोर की बात थी कि वज़ीर आज़म का टेनोर यही था कि 2 दफ़ा, इन्होंने उसको एकदम कहा नहीं जी ये तो हमारे इसमें मफादात जा रहे हैं, तो उन्होंने इसको बढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आर्मी एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स करनी है, हमें उनके रेगुलेशंस में क्या करनी है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं थी। तो ये वो अवामिल हैं कि जो आगे जाके अब क्लियर होंगे। आपने दूसरी बात की कि जी पार्लियामेंट में जब ये मैटर जाएगा, दैट इज़ समथिंग सीरियस मेरे नज़दीक, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में वो शक्लें जो हमने देखी पिछले दिनों फजलुर रहमान के साथ उसके कंटेनर पे, और फजलुर रहमान ने जिस अंदाज में बातें की हैं, अगर वही बातें और वही डिबेट पार्लियामेंट्स में होंगी तो दुनिया में आपका क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसके अपने पार्लियामेंटेरियंस अपनी फ़ौज के बारे में खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी राय आए, हालांकि मुझे उम्मीद है कि हम इसको एक सियासी इशू की तरह नहीं देखेंगे, एक नेशनल कॉज के लिए देखेंगे। और जब आप नेशनल कॉज के लिए देखते हैं तो फिर आप उस पर अपनी सियासत नहीं करते, और मुझे उम्मीद है कि इस पे ये सियासत चमकाई नहीं जाएगी, इस इशू को सीरियस लिया जाएगा। और जिन अदारों का ये काम है, जिन्होंने ये डिटरमिन करना है, अब आईन पाकिस्तान ने अगर वज़ीर आज़म को ये पावर दी है कि वो एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट कर सकता है, और मुझे जो इनकी लीगल टीम थी उस पर भी मुझे थोड़ा सा ये आया कि उन्हें ये कानून की बात समझानी चाहिए थी कि कानून में
इसी आईन पाकिस्तान में मुख्तलिफ दीगर पोजीशंस की, मुख्तलिफ दीगर अदारों के सरबराहान के बारे में भी मुद्दत दी हुई है, अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी दिया है, टेनोर भी दिया है, और इवन लिख दिया गया है कि जनाब ये शख्स दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे उनका ये विजडम था, जानबूझ के नहीं लिखा गया कि सिपह सालार वो होगा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से लगाएगा, और ये दोनों देखेंगे कि मुल्क की जो, क्योंकि अगर आपकी मुल्क की सिक्योरिटी का कोई जामिन है तो या वजीर आजम होता है, और वजीर आजम जो रिलाई करता है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, तो ये जानबूझ के उन्हें एक ये दिया गया था। लेकिन इस चीज़ को भी अभी बहरहाल अदालतों में आना नहीं चाहिए था, ये अदालतों के बगैर ही होना चाहिए था, और इस स्टेज पे जो अदालतों पे आए हैं तो इसे ज़रूर कल को हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कौन सी अवामिल थे कि इस स्टेज पे ये केस कैसे आया, क्या फ़ैसला हुआ, क्योंकि हिस्ट्री आपको फिर बहुत सी चीज़ें खोल के सामने रख देती है। सर आखिरी इस पे अगर कमेंट कर दें आप मुनासिब समझें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पे रिव्यू आ सकता है, तो आप समझते हैं कि मामला ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा यहाँ से? देखिए, रिव्यू में जो बेसिक कानून होता है, रिव्यू में वही लॉयर्स जाते हैं जो कि पार्टी हों। अब इसमें पार्टी या तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को बना दिया, या वो पटिशनर अब कैसे रिव्यू में जाएगा, वो तो वापस लेने के लिए कर रहा था, उसका लोकस स्टैंडाई क्या रह जाएगा कि जी वो तो खाली इस बात पे रिव्यू कर सकता है कि जनाब मैं तो इसको वापस ले रहा था, अदालत ने नहीं लेने दिया। और उसके बाद अगर दूसरी साइड में से कोई जाता है जिसमें वज़ीर आज़म थे या डिफेंस मिनिस्ट्री थी, वो भला क्यों को जाएगी, और जाने से पहले उन्हें 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हमने देखा है कि रिव्यू में बाज़ औक़ात उल्टा लेने के देने भी पड़ जाते हैं, और ऐसी चीज़ें जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने शायद उस अंदाज में नहीं की होती मियां नवाज शरीफ के केस में, उससे मज़ीद वो आ जाती हैं। तो ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाली बात है, और रिव्यू में सिवाय लॉ पॉइंट्स के जाया नहीं जा सकता, और रिव्यू में जाने के बाद ये भी देखा जाएगा कि जनाब क्या अदालत अंडर आर्टिकल 184(3) ये तमाम चीज़ें सुन भी सकती थी या नहीं। और रिव्यू में अगर ये जाता है अभी, और अगर हम ये देखते हैं कि रिव्यू जो उनसे है वो 20 दिसंबर के बाद जाके कहीं फिक्स होता है या लगता है, क्योंकि रिव्यू के लिए 30 डेज़ होते हैं, आप जा सकते हैं, तो उस वक़्त खोसा साहब नहीं होंगे, फिर उनकी जगह कौन आके इसमें बैठेगा, और फिर इस बेंच की क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, फिर इस बेंच का क्या व्यू होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद हमें समझ आएंगी। अपोजिशन से कोई बंदा रिव्यू में नहीं जा सकता? नहीं। साजिशी तौर पे जाहिर है अगर कोई किसी के जहन में कोई शरारत, देखिए रिव्यू में आप भी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं कि जनाब आप वकील तक दूसरा नहीं ला सकते, तो पार्टीज कैसे, या तो कोई ऐसी पार्टी जा सकती है जो कहे कि इस फैसले से हम एग्रीव्ड हैं कि इन्हें नीचे हमें फरीक नहीं बनाया, लेकिन हम पे ये डायरेक्ट असर पड़ रहा है, कि जैसे कि आपका कोई और फरीक जा सकता है, नेवल चीफ जा सकता है, एयरफोर्स कोई सबऑर्डिनेट जा सकता है कि जनाब ये देखिए ये जो फिक्सेशन है 243 में आर्टिकल में, वो खाली आर्मी चीफ की नहीं है, उसी के नीचे आपके नेवी का भी हेड अपॉइंट करने का, एयरफोर्स का हेड अपॉइंट करने का, तमाम का वही प्रोसीजर है। तो वो जा सकते हैं, जो कि मैं नहीं समझता जाएंगे। हाँ, इनमें से अगर कोई जाता है और उसके बाद खोसा साहब रिटायर होते हैं, क्या उसके बाद बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होती है और किन ग्राउंड्स पे जाती है, ये चीज़ें हैं कि जो कंसिडर भी होंगी, सोची समझी जाएंगी, और ये कोई मामूली केस नहीं है। बहुत सोच समझ के तैयारी के साथ अब इसमें जाना चाहिए, और वो वाला काम ना हो जो तैयारी हमें पहले नज़र आई थी हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सिर्फ मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था, देखें राजा अमर अब्बास साहब बड़े सीनियर एडवोकेट, बड़ा इनका अपना तजर्बा, कोर्ट में बैठते हैं, बड़े केसेस इनके क्रेडिट में। ये भी ये कहते हैं कि जो कानूनी टीम थी उसकी बड़ी नाअहली सामने आई, और उसने ये इस सारे सिस्टम को अनफोल्ड किया है। हमारी तरफ से ये कुछ अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।